तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी का कत्ल बिना मकसद, बिना मोटिव के हो जाए? एक स्टेट की पुलिस के तमाम आला अफसर 25 मिनट तक मीडिया से मुखातिब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इन 25 मिनट में सारे सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन बार बार पूछने के बावजूद उनमें से एक भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि आखिर बिहार के बिजनेसमैन गोपाल खेमका का कत्ल हुआ क्यों, वजह क्या थी। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी गोपाल खेमका मर्डर केस के बारे में, जिनका कत्ल उन्हीं के घर के बाहर, गेट के बाहर 4 जुलाई की रात जब वो बांकीपुर क्लब से अपने घर लौट रहे थे, स्कूटी पर सवार एक शूटर ने गोली मारकर कर दिया और उसके बाद फरार हो गया। बिहार को इसी साल चुनावी मैदान में उतरना है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस मर्डर की वजह से अपोजिशन ने मुद्दा बनाया, सरकार पर दबाव, सरकार की वजह से अब पुलिस पर दबाव, और पुलिस पर दबाव ये कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाओ। तो क्या इस केस को सुलझाने का जो दबाव था, उसी की वजह से आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ इस केस को सुलझा दिया गया? क्योंकि 25 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी ये क्लियर नहीं कहा गया कि कत्ल की वजह क्या है। सिर्फ इतना कहा गया ज़मीन की वजह से कत्ल हुआ। ज़मीन के ढेरों कागजात मिले, बहुत सारे कागजात मिले, लेकिन कौन सी ज़मीन, कौन सा प्लॉट, रिपोर्टर ने पूछा भी, जवाब आता है बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे पेपर हैं, उनमें जांच में तो वक्त लगेगा। अब किसकी ज़मीन, कौन सी ज़मीन, कितने की ज़मीन, कैसी डील, ये खुलासा हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी तो जांच होनी है। लेकिन पुलिस ने केस सुलझा दिया। आमतौर पर ऐसे हाई प्रोफाइल केस में जब आरोपी कातिल पकड़ा जाता है तो पुलिस पहला काम यही करती है कि उस आरोपी कातिल की पुलिस कस्टडी लेती है अदालत से, यानी पुलिस हिरासत, और उसके बाद उससे पूछताछ करती है ताकि जो भी सवाल अधूरे हैं उनके जवाब को सामने ले आए। पर कमाल देखिए बिहार पुलिस का, आज भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद ही माना और कहा कि उन दोनों को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और जब ज़रूरत पड़ेगी तब रिमांड लेकर उनसे पूछताछ कर लेंगे। यानी दो को पकड़ लिया, जेल भेज दिया, मीडिया को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दिया कि भाई हमने केस सुलझा लिया, मामला ख़त्म, अब पॉलिटिक्स मत करो। हालांकि क्राइम में कभी पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारे देश की मजबूरी है, क्योंकि हमेशा इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। तो खैर, जो भी हो, आपके सामने पूरी कहानी रखता हूँ। गोपाल खेमका के मर्डर केस में जो पहला सबूत था पुलिस के पास, वो सीसीटीवी कैमरा था, जो 4 जुलाई की रात जब बांकीपुर क्लब से वो लौटे और गेट के बाहर हेलमेट में पहना है, हेलमेट सर पर, और एक शख्स गोली मारता और चला जाता है। इसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है, अलग अलग कैमरों से खंगाले जाते हैं। बाद में उस स्कूटी के बारे में सुराग मिलता है। अब पुलिस उस सुराग के सहारे अगले दिन और भी अपने सोर्सेज के जरिए सबूत ढूंढती है और फिर एक गिरफ्तारी होती है। नाम था उमेश यादव। पुलिस का दावा है कि हेलमेट में जो शख्स 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका पर गोली चला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही उमेश यादव था, एक शूटर। उमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके घर पर दबिश दी। उसके घर से पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर ली जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी गोपाल खेमका को। करीब 80 राउंड के आसपास कारतूस भी बरामद किए और साथ ही उससे वो पैसे भी बरामद किए जो सुपारी किलिंग के तौर पर उसको दिए गए थे। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तब उसने एक नाम लिया, नाम एक और बिजनेसमैन, अशोक साव। अशोक साव, उनका अपना आयरन का, लोहे का कारोबार है, इसके अलावा प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है, और पटना में ही रहते हैं। गोपाल खेमका के घर से उनके घर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो भी कभी बांकीपुर क्लब के मेंबर रहे, गोपाल खेमका भी थे, अक्सर आना जाना था, दोनों मिलते भी थे। तो जब एक शूटर यानी कि उमेश यादव से अशोक साव का नाम आया तो पुलिस उनके अपार्टमेंट में पहुंचती है, अशोक साव के घर पर जाती है, दबिश डालती है, वहाँ तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान काफ़ी कैश मिलते हैं, एक पिस्टल मिलती है, कई राउंड कारतूस मिलते हैं और डीजीपी बिहार के हिसाब से बहुत सारे ज़मीन के पेपर मिलते हैं।
फिर एक मोबाइल में बातचीत भी थी अशोक साव की, और उस बातचीत में कहीं जिक्र आ रहा था गोपाल खेमका का। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब पुलिस अशोक साव को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद अब जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ऑफिशियल कहानी जो निकल कर आई वो निकल कर ये आई कि अशोक साव करीब 1.5 साल से उमेश यादव शूटर को जानते थे, ये क्रिमिनल है जानते थे। 1.5 महीने पहले उन्होंने उमेश यादव से बात की और कहा कि गोपाल खेमका को मारना है, तुम्हें पैसे देंगे। सुपारी डील हो गई, डन हो गई। अब उमेश यादव ने शूटर ढूंढना शुरू किया। उसकी नज़र जाकर पड़ी राजा नाम के एक शूटर पर जो पटना सिटी का रहने वाला था, जिसके ऊपर 4 मर्डर केस समेत करीब 9 केस दर्ज हैं। उसने राजा से बात की, ये राजा की तस्वीर है। तो अब जब बात की तो राजा ने कुछ ज़्यादा पैसे मांग दिए। उमेश यादव को लगा कि जितने पैसे मुझे अशोक साव दे रहे हैं उनमें से सब इतने पैसे तो इसको दे दूंगा, मुझे क्या बचेगा। फिर उसने तय किया कि छोड़ो शूटर वूटर, मैं खुद गोली चलाऊंगा, मैं खुद मारूंगा खेमका को। अब इसके बाद ये डन हो गया। तो ये हुआ कि चलो भाई शूटर तो नहीं लोगे, राजा को साइड कर दिया, हथियार कहाँ से आएगा। तब अशोक साव ने कहा कि हथियार मैं दूंगा। बिहार पुलिस के मुताबिक फिर हथियार यानी कि पिस्टल भी अशोक साव ने दिया उमेश यादव को और कहा तुम ये काम करो। डील डन हो गई। इसके बाद अब रेकी शुरू हुई। पता था कि डेली का रूटीन है खेमका साहब का कि वो बांकीपुर क्लब जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे घर से, रात के 11 साढ़े 11 लौटते हैं। कुछ दिन रेकी हुई। रेकी होने के बाद अब ये तय हो गया कि इस दिन काम करना है। इस काम के लिए खासतौर पर एक मोबाइल और एक सिम का जुगाड़ किया गया, जिसके ज़रिए अशोक साव और शूटर उमेश यादव एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। 4 जुलाई की तारीख चुनी गई। जैसे ही वो बांकीपुर क्लब से निकले, उमेश यादव को इन्फॉर्मेशन दी अशोक साव ने। उमेश यादव उसके बाद उनके घर के गेट के बाहर जाकर गाड़ियों के बीच में अपनी स्कूटी लगा देता है और जैसे ही वो दाखिल होते हैं अचानक उन्हें गोली मारता और भाग जाता है। अब इस कत्ल के बाद अगले दिन यानी 5 जुलाई को अशोक साव और शूटर उमेश यादव ये दोनों पटना में एक जगह पर मिलते हैं और वहाँ मिलने के बाद अशोक साव बाकी की सुपारी की रकम दे देता है और वो फ़ोन सिम भी वापस ले लेता है क्योंकि काम हो चुका। इसका दोनों अलग अलग रास्ते। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई उमेश यादव की तो सुपारी की रकम तो मिल गई, लेकिन उसमें कुछ पैसे कम थे। तो पूछताछ में पता चला कि शूटर उमेश यादव की एक बेटी एक नामी स्कूल में पढ़ती है और फीस करीब 45,000 रुपीज़ था। सुपारी की उसी रकम से उसने स्कूल में जाकर अशोक खेमका के मर्डर के बाद, अशोक नहीं बल्कि गोपाल खेमका, फीस भी जमा किया। अब पुलिस वहाँ के CCTV फुटेज भी निकाल रही है, तो वो पैसे कम थे। अब ये सारी चीज़ें आ गई तो राजा का क्या हुआ। जब राजा का नाम सामने आया तो यानी कि आज ट्यूसडे की सुबह 2:45 यानी मंडे की देर रात खबर मिली कि पटना सिटी में वो एक जगह छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। 2:45 पर पुलिस के हिसाब से राजा गोली चलाने लगता है। पुलिस जवाबी गोली चलाती है, एनकाउंटर होता है, राजा मारा जाता है। तो इस कहानी के बिहार पुलिस के हिसाब से कुल 3 किरदार। पहला शूटर उमेश यादव, दूसरा सुपारी देने वाला अशोक साव और तीसरा जिसको सुपारी दी जानी थी पैसे की वजह से नहीं दे पाए, जिससे पिस्टल भी नहीं ले पाए, वो राजा। अब यहाँ सवाल ये है कि जब राजा का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि खुद सुपारी देने वाला और शूटर दोनों आपको ये बता रहा है कि पहले हम उसको देना चाहते थे पर पैसे ज़्यादा मांगने लगा, पिस्टल भी अशोक साव ने दिया, तो राजा को क्यों मारा। इसका जवाब बिहार पुलिस के पास नहीं है कि जब वो सीन में है ही नहीं, केस में है ही नहीं, वो एक अगर हथियारों का तस्कर है तो इस केस से भी अलग है मामला, लेकिन उसे क्यों मारा ये सवाल, इसका जवाब नहीं। खैर जवाब तो बहुत सारी चीज़ों के नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब पूछा गया कि भाई चलिए अशोक साव ने सुपारी दी, उमेश यादव ने गोली मारी। राजा इसलिए मारा गया क्योंकि सुपारी लेते लेते रह गया था, बस उसका यही रोल है। बट मोटिव क्या था, मकसद क्या था। तो DGP साहब और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे ADG हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण, पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा, तीनों बारी बारी से जवाब दे रहे थे। बहुत बार घुमा फिरा कर तमाम तरीके से सवाल पूछे गए।
हर बार उस तरफ से एक ही जवाब आया कि देखिए हमारे पास सुपारी देने वाला है, हमारे पास शूटर है, एक एनकाउंटर में मारा गया, कहानी के तीनों किरदार हमारे पास है, केस सुलझ गया। तो भैया मोटिव क्यों मारा गोपाल खेमका को? तो अशोक साव के घर से बहुत सारे बेशुमार जमीन के कागजात मिले हैं और इससे यही लगता है कि जमीन की वजह से अशोक खेमका और बल्कि अशोक साव और खेमका के बीच में कुछ दुश्मनी थी और उसने सुपारी दे दी। बट कौन सी जमीन को लेकर विवाद था, कौन सा प्लॉट था, कितने की जमीन थी, कितने रकम की थी? जब बार बार ये पूछा गया तो डीजीपी साहब, एडीजी हेडक्वार्टर, ये पटना के एसएसपी, इन सभी के एक जवाब थे कि इतने सारे पेपर हैं, इतने सारे ज़मीन के कागज़ हैं कि 1-2 दिन में जांच नहीं होगी, इसमें वक्त लगेगा। तो जब वक्त लगेगा तो फिर उसके बाद छानबीन से पता चलेगा कि कौन सी ज़मीन, कैसा प्लॉट, कौन से पैसे, और तब बताएंगे। अब आप बताइए कि एक शख्स का कत्ल होता है, कत्ल के पीछे हमेशा एक वजह होती है, एक मकसद होता है, एक मोटिव होता है। यहाँ कातिल, सुपारी देने वाला, शूटर, दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, एक तीसरे को मार डालती है एनकाउंटर में। लेकिन असली वजह क्या थी कत्ल की नहीं मालूम। चलिए, एक रिपोर्टर सवाल पूछता है कि 2018, 7 साल पहले जो गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका का कत्ल हाजीपुर में हुआ था, क्या उसके तार भी इसी से जुड़े हुए, अशोक साव और या तो उमेश यादव से? इसके अलावा गोपाल खेमका के परिवार पर 4 बार हमले हुए, उनके दूसरे बेटे पर भी हुआ और भी। तो क्या उन हमलों और गुंजन खेमका के कत्ल के तार इन्हीं लोगों से जुड़े हैं? क्योंकि अगर विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्योंकि गुंजन का भी कत्ल ज़मीन के विवाद को लेकर हुआ था। हालांकि उस केस का भी हश्र वही है, 4 कातिल थे, चारों बेल आउट हैं। एक तो शूटर मारा गया जिसको मेन कह रहे थे, बाकी पता नहीं मास्टरमाइंड कौन है और उनके पीछे कौन है, क्योंकि ये सारे शूटर थे। तो शूटर अपनी खुशी के लिए तो नहीं मारेगा ना, जब तक उसको कोई सुपारी नहीं देगा। तो वो केस ऐसा है, 7 साल हो गए, उसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब असली मास्टरमाइंड आज तक पर्दे के पीछे है। तो पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया क्या उस केस का इससे कोई कनेक्शन है? तो बिहार पुलिस का जवाब है, जी देखिए हम उसको भी इग्नोर नहीं कर रहे, हम उस एंगल से भी मामले की जांच करेंगे, जांच हो जाएगी फिर आपको बताएंगे। मतलब उसका भी जवाब नहीं है। किसी ने पूछा कि ये शूटर, इसका एक किसी पॉलिटिशियन के साथ रिश्ता है, किसी एमएलसी का नाम आ रहा है, तो क्या एमएलसी भी इसमें इन्वॉल्व है? अब इस पर भी बिहार पुलिस ने जवाब दिया, देखिए हम राजनीतिक पहलू से भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच में जब आएगा तो भी आपको बता देंगे। कुल मिलाकर कत्ल की वजह को लेकर जितने सवाल थे वो सब जांच के दायरे में है। जमीन के कागजात इतने मिले हैं कि उनकी तो अभी तसल्ली से जांच होनी है। सीधे दुश्मनी का और कोई रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। तो फिर सवाल यह है कि आज इस केस को आनन फानन में खोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और ये बताना कि हमने सुलझा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस साल अभी बिहार में चुनाव होना है, सियासत तेज है, पुलिस सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं और इसीलिए बस ये कि आनन फानन में जैसे भी है केस को क्लोज करो। तो ये वही हाल हो रहा है जो 7 साल पहले गुंजन खेमका मर्डर केस में हुआ था। तब भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, कैंडल मार्च निकला था, लेकिन मैंने बताया कि 7 साल हो गए उस केस का मास्टरमाइंड पता नहीं। अब इस केस में भी मास्टरमाइंड पता नहीं। अब तक पुलिस एक और दावे कर रही थी, कह रही थी कि इस केस के तार पटना के बेऊर जेल से जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कैदी है, एक पटना का, जितने भी शूटर होते हैं उनमें से एक शूटर का नाम आया, अजय वर्मा। कहा गया कि अजय वर्मा पटना सिटी का एक डॉन और जितने भी शूटर हैं सब उसके चेले चपाटी हैं। तो अगर पटना में कोई शूट आउट हो और अजय वर्मा को पता ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो 3 दिन गोपाल खेमका के मर्डर के नेक्स्ट डे 5 जुलाई, फिर 6 जुलाई, फिर 7 जुलाई बाकायदा बिहार पुलिस की टीम जेल गई बेऊर। अजय वर्मा से पूछताछ हुई, पूछा गया भाई तुम्हारा शूटर से कोई लेना देना, सुपारी देने वाले को जानते हो? और ये खुद बिहार पुलिस 2 दिन से मीडिया में कह रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि भैया आपने कैरेक्टर तो दिखा दिए, सुपारी देने वाला अशोक साव, गोली मारने वाला उमेश यादव और एक
जिसका कोई रोल नहीं है, उसका एनकाउंटर राजा। तो ये फिर अजय वर्मा कहाँ गया जिसको लेके आप पूछताछ कर रहे थे? पुलिस ने कहा कि देखिए अभी हम हर चीज़ में, हर केस में बहुत सारे पहलू होते हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं, इसके बारे में भी अभी हमारी जांच जारी है, जब कुछ सामने होगा तो आपको बताएंगे। तब ये सवाल भी गायब। तो फिर बेऊर जेल का जो इतना बड़ा हुआ खड़ा किया गया, उसकी सच्चाई कहाँ, वो भी गायब। कायदे से पुलिस ने सिर्फ ये बताने के अलावा कि देखो हमने गोपाल खेमका के कातिल को पकड़ लिया, सुपारी देने वाले को पकड़ लिया, अब इस पर शोर मत करो, सच्चाई एक भी नहीं बताई। और सबसे बड़ी सच्चाई जो मर्डर केस में, जो अदालत में सबसे अहम साबित होता है, वो ये कि ये बताओ कि इस कत्ल की वजह क्या है। आज कातिल को गिरफ्तार करने, खुलासा कर देने के बावजूद बिहार पुलिस ये बताने की हालत में नहीं है कि मकसद क्या है, क्योंकि ज़मीन के इतने पेपर हैं कि अभी हम उसमें डूबेंगे, खंगालेंगे, सच्चाई टटोलेंगे, निकालेंगे, तब बताएंगे कि असल में इसकी वजह क्या है। जनरली ऐसा कहीं होता नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा। मुझे डर यही है कि जो 7 साल पहले गुंजन खेमका के साथ हुआ, वही इस केस का हश्र न हो आनन फानन में इस तरह निपटाने की वजह से। क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, आपने मीडिया को बुला लिया, बता दिया, कहानी सुना दी। अदालतें कहानियों पर नहीं चलती, और अगर कहानियों पर चलती तो फिर बहुत सारी सज़ाएं हो चुकी होती, और कम से कम पिछले इंसिडेंट से सबक लेना चाहिए था। इसी गुंजन खेमका मर्डर केस से, मर्डर जैसे दिन दहाड़े शूट आउट हुआ, 4 कातिल को ढिंडोरा पीट कर बिहार पुलिस ने पकड़ा। अंजाम क्या हुआ? कुछ दिन के बाद ही, बल्कि कुछ वक्त के बाद ही, चारों बेल आउट। मर्डर के केस में इतनी जल्दी जमानत कहाँ मिलती है? लेकिन जब आपका केस ही कमज़ोर हो तो फिर अदालत जमानत दे क्यों नहीं? तो वो हुआ, चारों आज भी बेल आउट है। एक तो मारा जा चुका है, साजिशकर्ता का पता नहीं। अब उसी लाइन पर ये केस जा रहा है। तो बिहार पुलिस ने दावा तो कर दिया, हमने सुलझा लिया, लेकिन पुलिस को भी पता है कि इस केस को उन्होंने सुलझाया कितना है और उलझाया कितना है। इस पे सवाल उठेगा, आगे भी उठेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे हाई प्रोफाइल केस का अगर ऐसा हश्र होगा तो फिर हम लोग जो रोना रोते हैं कि अदालतों से ऐसे मुजरिम बरी क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि जब शुरुआती तफ्तीश, शुरुआती केस, शुरुआती जांच अगर इस तरीके से जल्दबाजी में होगी, निपटाया जाएगा, तो फिर अदालत से क्या शिकवा और शिकायत। तो कुल मिलाकर ये वो केस है जो सुलझ भी गया और पहले से कहीं ज़्यादा उलझ भी गया। अब बाकी बिहार पुलिस के हाथ में, इस केस का हश्र आगे क्या हो, ऊपर वाला जाने। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। तेंजिंग गावा खांगसा, इन्होंने मैसेज भेजा और मेरी भी गलती, मैं खुद ही भूल गया था। अभी 2 दिन पहले दलाई लामा जी का जन्मदिन था। दलाई लामा से आप सभी वाकिफ़ हैं, तो पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से और तेंजिंग आपकी तरफ से भी दलाई लामा जी को हैप्पी बर्थडे। दुआ यही ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र दे, सेहत दे, वो हमेशा अच्छे रहे और जो काम वो कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहे। तो हैप्पी बर्थडे दलाई लामा जी। साथ ही सैयदा रिफत सुल्ताना, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सैयदा रिफत सुल्ताना जी। और ये नौशाद पाशा जी की वाइफ है। इसके अलावा देशराज मीना का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे देशराज जी। साथ ही अंकुश भारद्वाज, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंकुश भारद्वाज। और ये भेजा राज शर्मा ने, राज शर्मा के भाई हैं। मोहम्मद अकील, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अकील। और ये भेजा है गुलिस्तान ने। साथ ही ओंकार सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ओंकार सिंह जी, एंड थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे मेल के लिए। और ये भेजा है गुरिंदर सिंह जी ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।